रिकॉर्डिंग। ओके, चलें जी। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है। यस मैम, आ रही है। ओके ओके, चलें जी। आज जो हम Yes, टॉपिक ma'am. डिस्कस करने वाले हैं, हम इनिशिएट करेंगे अपने लेक्चर्स को रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के साथ। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट डू यू ऑल नो अबाउट रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। प्लीज शेयर योर थॉट्स। You can write in chat box or you can use mic. It's okay Gautam, if you know nothing about reading comprehension तो हम आज डिस्कस कर लेंगे। या किसी को भी कोई भी रफ आइडिया हो, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर इन आवर क्लास। आपको जो कुछ भी आता है, आप आइदर यू कैन यूज माइक टू एक्सप्रेस और यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। अलीना फातिमा लिखती हैं कि मैम पैसेज रीड करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरी गुड अलीना। समवन एल्स? आयशा सेज कि मैम जो कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट पैरा होता है उसे नो हाउ हो जाती है टॉपिक की। यू आर प्रीटी राइट। पैसेज तोशिबा, आई डोंट नो व्हाट्स देयर एक्चुअल नेम इज। तो दे राइट कि पैसेज पढ़ा होता है जिसमें से जो आपको समझ आए उसमें से आंसर बताने होते हैं। देन फातिमा सेज कि मैम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करके फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये एक टिप है, ये टिप्स में इंक्लूड हो सकती है। हम आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इशफाक अहमद, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेशन। योर राइट टू सम एक्सटेंट। हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं। तो चलें जी, आप लोगों में से काफियों ने सही बताया है कि एक पैराग्राफ दिया गया होता है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। हमें एक टेक्स्ट दिया गया होता है, ठीक है। उस टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं, उसको हम समझते हैं कि उसमें हमें क्या चीज बताई गई है, उसमें हमें क्या चीज समझाई गई है, और फिर उससे मुतल्लिक दिए गए सवालात को हम हल करते हैं। ये होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। एक पैराग्राफ, कोई एक टेक्स्ट, या फिर कोई एक ऐसे हमें कोई एक रीडिंग हमें दे दी जाती है जिसको हम पढ़ते हैं, उसको हम समझते हैं, उसका मैसेज हम समझते हैं, और फिर उसी हवाले से जो है हम आखिर में दिए गए सवालात को सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास बेसिकली कुछ टिप्स होनी चाहिए, कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए, कुछ स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो टिप्स, वो ट्रिक्स, वो स्ट्रेटेजीज आपको बहुत अच्छे तरीके से आती हैं, देन यू आर गोइंग टू एक्सेल, ठीक है। आप बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, आप बहुत ही कम वक्त में अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके पैसेज को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स आती हैं, ठीक है। So today we are going to learn how to solve reading comprehension within minutes, and that too with utmost accuracy. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हमारा एक ये परसेप्शन होता है कि दैट इज वेरी अनसीन, और क्योंकि जाहिर सी बात है हमें नहीं पता होता कि किस तरह का कौन सा पैराग्राफ हमारे पास पेपर में आने वाला है, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। बहुत ही अनसीन किस्म का पैसेज होता है, तो बच्चे बहुत ही वरी करते हैं उसके बारे में कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह का होगा, बच्चे बहुत पैनिक कर रहे होते हैं, एंजाइटी उनमें डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आते हैं ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को सॉल्व करने की, देन विद इन मिनट्स यू कैन सॉल्व विद अटमोस्ट एक्यूरेसी, ठीक है।
तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट सम टॉपिक, तो आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक इटसेल्फ होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक दफा डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। Reading comprehension. The word comprehension comes from an English word comprehend, which means to understand. ठीक है, हमें पता है कि comprehension जो word है वो एक English word comprehend में से derive किया गया है, जिसका मतलब होता है समझना। और आप reading comprehension में क्या कर रहे होते हो, आपके पास एक रीडिंग दी गई होती है, आप उसको जो है वो पढ़ते हो, आप उसको समझते हो, आप उसमें से मीनिंग निकालते हो, और फिर आखिर में जो आपके पास सवालात दिए गए होते हैं, आप उन सवालात को हल करते हो, ठीक है। सिंपली ये होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन इज द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज रेड। जो आपने पढ़ा है आप उसको समझते हो, आप उसको इंटरप्रेट करते हो कि मतलब ये जो चीज मैंने पढ़ी है इसमें राइटर ने मुझे क्या चीज समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इट मीन्स टू एक्सट्रैक्ट और कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम द रिटन वर्ड। सिंपल इज दैट, ठीक है। देखिए, जब आप एग्जाम्स देते हो ना, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग आईबी के फाउंडेशन टेस्ट या फिर एसटीएचपी के टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हो, इट इज वेरी गुड, वेरी वेल कि आपको ग्रामर आती है, आपको पंक्चुएशन आती है, आपको आर्टिकल्स आते हैं, आपको प्रीपोजिशंस आते हैं, ठीक है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन वहां पे क्या हो रहा होता है, आपकी ग्रामर के साथ साथ आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी टेस्ट किया जाता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब होता है आपकी जहनी सलाहियतों को भी जो है वो टेस्ट किया जा रहा होता है कि चलें ठीक है, आपको ग्रामर तो आती है, लेकिन आपका जो दिमागी जो लेवल है वो क्या है, आप चीजों की कितनी समझ बूझ करते हैं, आपकी जहनी सलाहियतें क्या हैं, ठीक है। और फिर उन्हीं का ही एक अंदाजा लगाने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो हिस्सा होता है वो आपके पेपर में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू टेस्ट, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट योर कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मकसद ये होता है। अब हमने समझ लिया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है और ये क्यों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंक्लूड होता है, ठीक है। अब हम जो है वो मैं आपको ये नहीं बता सकती कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ का ये स्ट्रक्चर होता है, उसका सबसे पहला जुमला ये होता है, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ये होता है, फिर उसके बाद टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, कंक्लूडिंग। ये चीज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि किस तरह के सवालात आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ सकते हैं। अब चाहे वो जो टेक्स्ट या पैराग्राफ या आपके पास रीडिंग है वो किसी भी नौयत की आई है, ठीक है। जो कोई भी टेक्स्ट, रीडिंग या पैराग्राफ आपके पास आएगा उसमें जो है या तो आपके पास जो सवालात दिए गए होंगे हम आज उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर एट द एंड हम कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एक्यूरेसी के साथ अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप अपने अनसीन पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह के सवाल आते हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। अच्छा, मैं चैट्स में देख रही हूँ कि कुछ लोगों के माइक्स ऑन हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि माइक्स जो हैं वो ऑफ कर दें। अयाज अहमद, आर यू देयर? चलें जी, अब जो है हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास दो तरह के सवाल होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं जो कि में बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिनका आंसर आपको आपके रीडिंग टेक्स्ट या आपके रीडिंग पैसेज में दिया गया होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल जो है वो सवालात होते हैं, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल के मुझे पता है मेरे पास जो टेक्स्ट गिवन है उस टेक्स्ट में बताया गया है कि जॉन के फादर का नाम है जैक, ठीक है। और फिर सवाल में मुझसे पूछा गया है कि
बताएं जॉन के फादर का नाम क्या है, ठीक है। तो आई कैन वेरी इजिली रेस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन के हिज फादर नेम इज जैक, ठीक है। जो भी एमसीक्यूज में ऑप्शंस दिए गए होंगे उसमें में से आई विल वेरी इजिली चूज जैक बिकॉज इट इज गिवन इन द टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह के इस तरह के क्वेश्चंस जो कि बहुत सिंपल हो, जो कि बहुत जिनमें आपको जो है वो बहुत ही सिंपल सी चीजें पूछी गई हो, सिंपल सा सवाल हो, तो उनको हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, और इनके आंसर जो है वो हमारे रीडिंग टेक्स्ट में ही छुपे हुए होते हैं। बाज दफा तो ऐसा होता है कि आपकी वो जो एमसीक्यूज होता है वही एग्जैक्ट लाइन जो है वो आपके रीडिंग टेक्स्ट में गिवन होती है, ठीक है। तो दीज आर प्रीटी इजी टू सॉल्व। फिर दूसरी कैटेगरी जो होती है हमारे सवालों की, वो होती है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में 3 तरह के सवाल आ जाते हैं, टर्म्स या फिर फ्रेज क्वेश्चंस, फिर दूसरा है सिनोनिम्स या एंटोनियम क्वेश्चंस, और तीसरा जो हमारे पास आ जाते हैं वो टाइटल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास ओवरऑल जो है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवालात होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, ठीक है, जिनका आंसर इजीली हमें रीडिंग टेक्स्ट में ही मिल जाता है। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, टर्म्स या फिर फ्रेजेस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपको एक टर्म दे दी जाती है जो कि आपके रीडिंग टेक्स्ट में मौजूद होती है, ठीक है, या कोई फ्रेज दे दिया जाता है आपको सवाल में, और जो वो भी आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले टेक्स्ट में ही मौजूद होती है, और आपसे पूछा जाता है कि बताएं इस टर्म या इस फ्रेज का क्या मतलब है, ठीक है, इस जुमले में इस टर्म या इस फ्रेज का क्या मतलब है, ठीक है। फिर दूसरे हमारे पास सिनोनिम्स या एंटोनियम वाले सवाल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक लफ्ज जो है वो आपको आपके टेक्स्ट में गिवन होता है, ठीक है, फिर आपसे पूछा गया होता है कि बताएं इस लफ्ज का सिनोनियम क्या हो सकता है, या फिर इस लफ्ज का एंटोनियम जो है वो क्या हो सकता है। मतलब आप इसी से रिलेटेड या तो कोई सिमिलर लफ्ज बताएं या फिर इसी से रिलेटेड आप कोई अपोजिट वर्ड बताएं। और फिर हमारे पास आखिरी जो है वो जो सवाल आ जाते हैं वो होते हैं हमारे पास टाइटल क्वेश्चन। अब टाइटल क्वेश्चन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक रीडिंग टेक्स्ट दे दिया जाता है, ठीक है, अब उसमें ना उसका कोई टाइटल नहीं गिवन होता, उसका कोई भी टाइटल मेंशन नहीं होता टॉप पर। आपको कहा जाता है कि आप ये टेक्स्ट पढ़ें, ठीक है, और फिर पढ़ने के बाद समझने के बाद आप इस टेक्स्ट का टाइटल बनाएं, आप इस टेक्स्ट को टाइटल दें, ठीक है। तीसरी तरह के सवाल हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में ये हो सकते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Is it clear to everyone? Please आप लोग if yes then write yes in the chat box so that we may proceed further. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आई एम हैप्पी कि काफी लोगों को ऑलरेडी जो है वो क्लियर है। यहाँ पे मुझसे पूछा गया है कि फ्रेज थोड़ा समझाएं, ठीक है। फ्रेज या टर्म्स बेसिकली इस तरह के सवाल होते हैं कि कोई भी एक लफ्ज फॉर एग्जांपल आई थिंक समवन हैड शेयर्ड इन द ग्रुप अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उसी का ही मैं एक एग्जांपल जो है उससे ही रिलेट करके एक बता रही हूँ कि कोई भी एक लफ्ज जो है वो फॉर एग्जांपल आपके एक जुमले में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जुमले में इस्तेमाल हुआ है, तो फिर वो उस जुमले के बारे में वो जो लफ्ज होगा ना, ठीक है,
वो आपको सवाल में दे दिया जाएगा कि बताएं ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना इस जुमले में, इसका मतलब क्या है, ठीक है, या जो ये टर्म इस्तेमाल हुई है या ये फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, इसका इस जुमले में मतलब क्या है। आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे, ठीक है, तो फिर जो आपको मोस्ट सुटेबल आंसर लगेगा वो आप चूज कर देंगे। ये होता है टर्म्स या फ्रेज वाले क्वेश्चन। अब सिनोनिम या एंटोनियम वाले सवाल कौन से होते हैं, आपको लफ्ज दिया गया होता है, ठीक है, जो आपके जुमले में इस्तेमाल किया गया होता है, और आपको बोला जाता है कि अब इसमें से इसका एंटोनियम या सिनोनिम चूज करें, मतलब ये कि इसका सिमिलर वर्ड या फिर इससे अपोजिट वर्ड जो है गिवन गिवन ऑप्शंस में से आप चूज करें। दूसरे इनडायरेक्ट सवालात हमारे ये हो सकते हैं। तीसरे इनडायरेक्ट सवालात होते हैं हमारे टाइटल क्वेश्चन, या फिर जिनमें हमें थीम बतानी होती है, थीम को कंस्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है। आपको टेक्स्ट दे दिया जाता है, उस पे कोई टाइटल मेंशन नहीं होता, आपको रिक्वायर किया जाता है कि आप इस टेक्स्ट को पढ़ो, ठीक है, उसकी मीनिंग जो है समझें, और फिर आप उस टेक्स्ट का मतलब निकालें, और फिर क्या आपको लगता है कि सबसे बेहतरीन टाइटल हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस टेक्स्ट का, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए होते हैं और आप उनमें से चूज करते हो जो आपको सबसे सुटेबल लगता है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब बहुत ये एक इल्यूजन होता है हमारे पास कि टेक्स्ट बहुत हमारा अनसीन होता है, अनसीन पैसेज होता है, और सारा लक पे डिपेंड करता है कि कोई अच्छा कर जाता है, कोई उस टेक्स्ट को बुरा कर जाता है सॉल्व। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस नौयत का आपको सवाल दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट उसको उसका आंसर टेक्स्ट में से ढूंढ सकते हो, इनडायरेक्ट है तो आपने अपनी अकल का, अपनी समझ का इस्तेमाल करना है और फिर आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, फिर आप इजीली जो है वो इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट को, अब चाहे वो कोई भी हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपका के पास जो पैसेजेस होते हैं ना, वो बेसिकली जो उनमें सवालात आते हैं वो यही दो टाइप्स के ही हो सकते हैं, ठीक है। यूजली अगर फॉर एग्जांपल 5 आपके पास सवाल आए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो 2 सवाल होंगे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, और बाकी 3 जो होंगे वो आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 10 सवाल हैं तो होता है कि 5 आपके हो सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और 5 आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इसके बाद जो है, अब हमारे पास कुछ की स्टेप्स हैं, ठीक है, जो कि हमें फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अरीशा मैम, ये एक्टिव पैसिव जैसे हो जाता है क्या? एक्टिव पैसिव जैसे कैसे होगा बच्चे, ये सवाल, ये this is no way related to active passive, and active passive is also not included in your outline, so you need not to bother yourself about active and passive. अदनान कदीर मैम, टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं। I told you we will discuss, please be patient. स्पेलिंग करेक्शन वाला पोर्शन आता है फाउंडेशन टेस्ट में। अच्छा, आज ही मेरी सर आसिफ से बात हुई, सो मुझे जो है वो टॉपिक्स पहले कवर करवाने हैं जो कि फाउंडेशन टेस्ट में आते हैं, ठीक है। बिकॉज फाउंडेशन के टेस्ट और एसटीएचपी के टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एसटीएचपी के टेस्ट में थोड़े से टॉपिक ज्यादा होते हैं, फाउंडेशन के टेस्ट में कम होते हैं। सो आई विल आस्क सर आसिफ के स्पेलिंग करेक्शन वाला है या नहीं है, बट लास्ट टाइम जब मैं बैच को पढ़ा रही थी तो उनके उसमें नहीं था इंक्लूडेड स्पेलिंग करेक्शन, बट लेट मी कंफर्म, और फिर अगर है तो वी विल डू दैट एज वेल, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 स्टेप्स हैं, ठीक है, जो कि हमें फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले है स्टेप 1 इज टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी,
ठीक है, दिस इज मस्ट, ये मस्ट है, ये आप अपने पास अपने पल्ले से बांध लें, आप इस चीज को समझ लें कि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए जो है अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना ही करना है। देखिए, पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ बेसिकली आपकी एक अल्फाज से बनी हुई एक चीज होती है, ठीक है। आपको जितनी ज्यादा लफ्जों की मीनिंग पता होगी, आप उतने ज्यादा उस पैराग्राफ को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, आप उतना ज्यादा उस पैराग्राफ को समझ पाएंगे, और आप उतना ही ज्यादा सिनोनिम एंटोनिम को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। इम्प्रूव योर वोकेबलरी, दिस इज मस्ट। जितनी ज्यादा आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स उतनी ज्यादा इनहेंस होंगी, आप उतने ज्यादा फ्रेजेस, आप उतने ज्यादा सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड जो सवाल होंगे आपके पास, आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अब वोकेबलरी इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे वेज होते हैं, लेकिन द बेस्ट वे इज के फॉर एग्जाम्पल कि आज से जो है वो मैं अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी जो हूँ वो शुरू कर रही हूँ, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट पढ़ा है, अब उस टेक्स्ट में आई कम अक्रॉस विथ सम वर्ड्स जिनकी मुझे मीनिंग नहीं पता, तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेती हूँ, मैं उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेती हूँ, एंड देन आई सर्च फॉर देयर मीनिंग, आई फाइंड देयर मीनिंग। अब मैंने उनकी मीनिंग जो है वो सर्च कर ली, मैंने उनकी मीनिंग फाइंड कर ली, अब मैं उनको याद कर लेती हूँ। और इट इज ऑल्सो इनकरेज्ड कि आप उनके सिनोनिम या एंटोनिम्स जो हैं उनको भी देख लें थोड़ा सा, ठीक है। अब जब मैंने उनकी मीनिंग सर्च कर ली, मैंने उनको याद कर लिया, अब मैं चाहती हूँ कि वो मुझे थोड़ी देर पर याद रहे, ठीक है। वरना यूजली ऐसा होता है कि जब आप किसी वर्ड की मीनिंग जो है वो सर्च करते हो, आप थोड़े टाइम के बाद उसको भूल जाते हो, लेकिन ताकि आपको उन लफ्जों की मीनिंग देर पर याद रहे, यूज दोज वर्ड्स इन योर कन्वर्जेशंस, आप उन वर्ड्स को अपनी डेली कन्वर्जेशंस में यूज करें, ठीक है। जो आप रोजमर्रा की बातचीत, आप गुफ्तगू कर रहे होते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, इट इज वेरी कॉमन कि आजकल जब हम बात कर रहे होते हैं अपनी मदर लैंग्वेज जो है, मदर टंग जो यूज कर रहे होते हैं, वेदर इट इज हिंदी, उर्दू, पंजाबी या व्हाट्सोएवर, तो हम बहुत कॉमनली इंग्लिश के अल्फाज यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इट इज ओके, जो आपने वो नए अल्फाज सीखे हैं ना, तो यू कैन इवन यूटिलाइज दोज इन योर स्पीच, यू कैन यूटिलाइज दोज इन योर कन्वर्जेशन, इन योर डेली कन्वर्जेशन, ठीक है। या फिर अगर आपके कोई भी रिटन टास्क हैं तो कोशिश करें कि यू यूज दोज न्यूली लर्न्ड वर्ड्स इन दोज टास्क, ठीक है, रिटन टास्क में आप यूज कर लें। या फिर एक और तरीका है कि इफ यू आर नॉट यूजिंग दोज इन योर कन्वर्जेशन या फिर रिटन टास्क, तो आप उनके जुमले बना लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक लफ्ज है हर्डल, ठीक है, एक लफ्ज है हर्डल। हर्डल की पहले मुझे मीनिंग नहीं पता थी, आज मैंने हर्डल लफ्ज है उसकी मीनिंग सीखी है कि इसका मतलब होता है मुश्किल, मुश्किलात, ठीक है। तो अब जो है मैंने आज इसकी मीनिंग सीख ली, मैंने इसको याद कर लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये चीज मुझे, इसकी मीनिंग मुझे देर पर याद रहे, ठीक है। तो आई विल यूज दैट वर्ड इन सेंटेंस, मैं खुद से उसके 4 से 5 जुमले बनाऊंगी, मैं देखूंगी कि उसका यूज क्या है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि वो मुझे लफ्ज देर पर याद रहेगा, माई वोकेबलरी वुड बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। अब जो दूसरा हमारे पास स्टेप है, दैट इज रीड फॉर प्लेजर। अब में से कितने लोग रीडिंग करते हैं मुझे बताएं, किन लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है? रीडिंग की आदत कितने लोगों में है? मैम आई कैन रीड, आई रीड डेली। दैट्स ग्रेट। आयशा को रीडिंग बोरिंग लगती है। काफियों को यहाँ पे बोरिंग लगती है, चले होता है, काफियों को बोरिंग लगती है, काफियों को इंटरेस्टिंग लगती है। चलें जी, आप में से काफी रीडिंग करते हैं, ठीक है, काफियों को बोरिंग लगती है, काफी जो रीडिंग करते हैं तो उनके कुछ इंटरेस्ट भी होते होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को पसंद होगा कि वो जो है वो फिक्शन
कुछ लोगों को पसंद होगा कि वो स्टोरीज पढ़ें, कुछ लोगों को पसंद होगा कि वो फिक्शन जो है वो पढ़ें, कुछ लोगों को पसंद है कि वो ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें लोगों की, या फिर कुछ लोग जो हैं वो नॉन फिक्शन को पढ़ना पसंद करते होंगे, कुछ लोग मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, स्टोरी बुक्स, ये चीजें पढ़ना पसंद करते होंगे। ठीक है, तो जब हम रीडिंग की बात करते हैं ना, तो रीडिंग से अक्सर बच्चे कतराते हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे कतरा रहे होते हैं। तो इसलिए अब आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रीड फॉर प्लेजर। ठीक है, बच्चे कतरा रहे होते हैं कि सबसे पहले तो उनको रीडिंग बोरिंग लगती है। ठीक है, और फिर रीडिंग एक तो बोरिंग लगती है और ऊपर से रीडिंग करें भी तो इंग्लिश में करें, मतलब इट गेट्स अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ बर्डन, दे फील वेरी बर्डन। ठीक है, तो फिर अब जो है आपने क्या करना है कि जो भी आपका इंटरेस्ट है स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, अगर आप बायोग्राफीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप बायोग्राफीज की से शुरू करें। ठीक है, लोगों की बायोग्राफी, रिनाउंड पर्सनैलिटीज हैं, आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको फिक्शन में इंटरेस्ट है तो आप फिक्शन से शुरू करें, अगर आपको नॉन फिक्शन से इंटरेस्ट है तो आप नॉन फिक्शन से शुरू करें। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी मर्जी की या किसी और की मर्जी की रीडिंग करते हैं। ठीक है, मेन मकसद क्या है कि हम टेक्स्ट को पढ़ें और उससे हम मीनिंग जनरेट करें, हम उसकी मीनिंग कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, कि जो राइटर ने हमें बात समझाई है उस टेक्स्ट में, क्या हमें वो चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही, मेन मकसद ये है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा वो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टारगेट होता है वो अचीव हो जाता है। ठीक है, और जब आप अपने इंटरेस्ट की रीडिंग्स को पढ़ते हो तो आप बहुत मोटिवेटेड होते हो रीडिंग करने में। ठीक है, शुरू आप भले अपने इंटरेस्ट से करें ताकि आपको रीडिंग जो है वो बोरिंग ना लगे, बाद में यू मे शिफ्ट टू एकेडमिक टेक्स्ट, एकेडमिक कंटेंट्स एज वेल। ठीक है, लेकिन स्टार्ट विद योर टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट सो दैट यू मे रिमेन मोटिवेटेड। अच्छा, हो सकता है कि अभी विद इन 5-6 मिनट्स हमारी ये जो मीटिंग है ये एंड हो जाए, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस सिबा मेल, आईबी की मेल पे जूम जो है वो लॉगिन मैंने किया हुआ है, तो उसमें 40 मिनट्स की हमारी मीटिंग होती है। ठीक है, तो फिर आप वही वाली जो मीटिंग आईडी थी आप लोग वही वाली यूज कीजिएगा टू लॉग इन अगेन। ठीक है, तो ये जो 2 स्टेप हैं ये आप लोगों ने एनी हाउ मस्ट फॉलो करने हैं। इफ यू फाइंड कि आप लोग रीड नहीं कर पा रहे हो, आप लोग जो है वो अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हो, या आपको रीडिंग जो है वो बोरिंग लगती है, आप आज से ही टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम लगेगा इन ऑर्डर कि आप अपनी थोड़ी सी स्पीड बिल्ड करें रीडिंग में। ठीक है, आप चीज़ों को समझने में, उनको समराइज करने में, उनसे मीनिंग निकालने में भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप आज से ही टेक्स्ट को, आप आज से ही पैराग्राफ्स को जो है वो रीड करना शुरू करें। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करें। सर आसिफ ने आपके साथ ऑलरेडी मटेरियल जो है वो शेयर कर दिया होगा, आप लोगों में से काफियों के पास बुक भी अवेलेबल होगी, तो आप जो है फिर वहीं से अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो प्रैक्टिस है वो आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से करने से, रीडिंग करने से जो है वो आपका जो हॉरिजन होता है, थिंकिंग हॉरिजन, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता है, आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं, आपको नई नई इंसाइट्स मिलती हैं, आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है, आपकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है, बहुत सारे फायदे होते हैं रीडिंग के। तो आई वुड हाईली सजेस्ट, आई वुड हाईली रिकमेंड टू ऑल कि आप लोग भी थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी ही रीडिंग किया करें, लेकिन किया करें। तो ये थे हमारे पास स्टेप्स। ठीक है, अब हम चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। ठीक है, अब है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टिप्स एंड टेक्निक्स। आई थिंक हम जो है ये मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो हम नई मीटिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, बुक्स नहीं है आपके पास, आई थिंक दोज यू विल नीड टू बाय। ठीक है, आपको बुक्स जो है वो बाय करनी पड़ेंगी, आई एम नॉट श्योर। सर आसिफ ने आई थिंक ग्रुप में मैसेज भी किया था, तो आप मजीद सर आसिफ से इस चीज़ के बारे में जो है वो पूछ लीजिएगा। बाकी देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ठीक है, there is a lot of content available on internet that you can access in order to improve your reading comprehension skill। इसके अलावा रीड थ्री अकाउंट जो है आप लोग वो भी बना सकते हैं। ठीक है,
मैं भी आप लोगों को क्लास का कोड दे दूंगी इफ़ यू वांट, तो आप लोग वहाँ पे अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलें, ये वाली मीटिंग हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक दोबारा मीटिंग जो है वो शुरू करते हैं, वहाँ पे हम टिप्स एंड टेक्निक्स को शुरू से डिस्कस करते हैं, राइट।